बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद सिटी HN में। मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत से लोगों का आज तो वीकेंड होता है। वीकेंड से मेरी मुराद कि आज तो वो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन लास्ट डे है क्योंकि आगे 3 दिन छुट्टियां हैं निजी दफातर में और स्कूलों में भी। और आज के काम के हवाले से अगर बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर और लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगले 3 दिन यानी कि मंडे को तो वर्क फ्रॉम होम चलेगा और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। सो ऐसे तमाम लोगों के लिए दिल जमी से काम कीजिए, लेकिन जुमे की नमाज ज़रूर अदा कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ साथ हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। चूँकि जुमा है और एक खूबसूरत सा मैसेज आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ खसूसी दुआ भी होगी। हर दिन एक नेकी शामिल करेंगे। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसे भी हालात आ जाए, जब भी मांगना अपने अल्लाह से मांगना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि ना मांगना ये अलामत है, इसके अंदर तकब्बुर मौजूद है। तो इसलिए जैसे भी हालात आ जाए तो उसका आसान तरीक़ा ये है, 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़कर 313 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूशी पढ़ें। फिर अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठाएं और ये कहें, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही तरीक़े पर मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ कदरे बेहतर नहीं है। लाहौर आज भी आलूदगी में नंबर 1 पर है और एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है जब तक बारिश नहीं होगी। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिश की अभी कोई नवीद नहीं है। हमारे साथ रिपोर्टर हमारी मौजूद होंगी, हम शामिल करते हैं टुडेज़ वेदर। मायदा हमारे साथ है। मायदा, बताइएगा शहर लाहौर का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल सिमल, शहर के मौसम की अगर बात करें तो आज दिसंबर की भी 10 हो चुकी है, लेकिन मौसम में तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। ये वो मौसम है जहां बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती थी और काफ़ी सर्दी जो देखने में नज़र आती थी, लेकिन अब जो है वो सर्दी की उस तरह की शिद्दत में इजाफा नहीं देखने में नज़र आ रहा, क्योंकि मौसम तब्दील नहीं हो रहा। जहाँ पर मौसम में तब्दीली नहीं आ रही तो दूसरी जानिब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ख़तरनाक हद तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आज भी सर फहरिस्त है और 380 रिकॉर्ड किया जा रहा है शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके साथ शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ भी ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बायस है। इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसको कोविड के मुकाबले में ख़तरनाक हद तक करार दे दिया गया है। एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से फैलने वाली बीमारियां हमारे शहरियों को बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं। आंखों की इन्फेक्शन, सांस की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां और इसके साथ जो है नज़ला ज़ुकाम शहरियों में तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी ये वजह बताई जा रही है, जब तक बारिशें नहीं होंगी, मौसम तब्दील नहीं होगा, इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के साए हमारे शहरियों पर मंडलाते रहेंगे और शहरियों को रोज़ जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। 76% हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब बारिशों की प्रेडिक्शन 15 से बताई तो जा रही है, लेकिन देखते हैं कि बारिशें होती हैं या नहीं। जब तक बारिशें नहीं होंगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी नहीं आएगी, तब तक हमारे शहरियों। बहुत शुक्रिया मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की अपडेट्स दे रही थी। इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगी जी। आवाम को महंगाई का एक और बड़ा झटका लग गया है। बिजली ₹5.25 फी यूनिट महंगी कर दी गई। माफिया बेलगाम, हुकाम ने आंखें बंद कर ली। सिर्फ 2 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा। पंजाब काबीना के वज़रा के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला। महकमा खजाना को फौरी 18 करोड़ 64 लाख रुपए जारी करने का हुक्म।
जेलों में कैदियों की अमवात बढ़ने लगी। रवा साल पंजाब भर की जेलों में 195 कैदी दम तोड़ गए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सर्टिफाइड टू के सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पहली खबर पढ़ने के बाद भी कल से जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, झटका महसूस हुआ आपको? ऐसा वैसा आप बिलीव करें कि जब ये खबर जो है वो ऑनर हुई तो उसके बाद फौरी मैंने चेक किया मेरा अक्टूबर का बिल जो था वो कितना था। उसमें मुझे पता चला कि वो 1000 के करीब यूनिट जो चले थे। तो मैंने कहा ये मुझे अब इसका जो 4000 रुपया इसका जो भरना पड़ेगा, 5000 में 4 से 5000 पौने 5 है ना, तो करीबन 5000 रुपया आपको भरना ही वो भरना पड़ेगा। देखें इसमें ये कितनी आपस की बात है। मैंने भी अक्टूबर का बिल चेक किया और देखा कि यूनिट कितने सब लोगों ने चेक किया। सब लोगों को जब पता चला कि फ्यूल एडजस्टमेंट के चक्कर में आपको जो अक्टूबर में आपने बिल पे किया था उसमें अब आपको 5.5 जो पौने 5 रुपये हैं मज़ीद देना पड़ेंगे। अब देखें इसमें कितनी ज़्यादती है कि इस गवर्नमेंट में ये जो इस दफ़ा तो इंतहा हो गई कि पहले कभी पैसे बढ़ते थे तो 1 रुपया बढ़ता था, 50 पैसे बढ़ते थे, 30 पैसे बढ़ते थे, 82 पैसे बढ़ते थे। लेकिन इस दफ़ा तो इस हद तक चली गई कि 4 रुपये 75 पैसे के लिए जो उन कंपनीज़ ने, जो इन कंपनी से हमने बिजली ख़रीदनी होती है, जिन कंपनीज़ ने बिजली बनानी होती है, उन्होंने 4 रुपये 75 पैसे के लिए नेपरा को एक दरख्वास्त दी कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए हमें 4 रुपये 75 पैसे जो हैं वो इसको देना पड़ेगा। नेपरा ने हेयरिंग की और इसमें देखें कि अवाम के ऊपर कितना एहसान किया उन्होंने कि 4 रुपये 75 पैसे की जो समरी थी, जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर नहीं किया गया, 4 रुपये 74 पैसे कर दिया। यानी कि 1 पैसा पूरी आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ नेपरा की तरफ से दिया गया। और इसमें कितनी अफसोसनाक चीज़ है कि अच्छा उनके पास जस्टिफिकेशन है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फर्नेस ऑयल एक्सपेंसिव हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कहाँ है वो तमाम विफाकी वज़रा जो इस चीज़ का दावा करते थे कि हमने LNG भी मंगवा ली है, हमने फर्नेस ऑयल पे ज़्यादा बिजली नहीं बनाई है और जितना कोटा था सिर्फ उतना ही पूरा किया है। अगर आपने तमाम चीज़ें अलाइन रखी हैं तो फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बद में हर माह एक गरीब आदमी को झटका क्यों लगाया जाता है? देखिए ये सिर्फ बातें होती हैं कि हम जो है इसके ऊपर LNG के ऊपर बिजली बना रहे हैं, फर्नेस जो है LNG के ऊपर चल रही है, ये सिर्फ बातें होती हैं। असल इशू ये है कि आपकी प्लानिंग कोई नहीं होती। जब भी ये गवर्नमेंट जो है ऐसी कोई प्लानिंग इसको पहले से करना शुरू कर दे कि हमारे पास अगर फ्यूल की कंजम्पशन जो ज़्यादा होने जा रही है हम LNG पे चले जाए, जब LNG सस्ती है हम तब LNG खरीद लें, ये चीज़ें नहीं की जाती। अब पंजाब में सिर्फ LNG यूज़ की जाती है, बाकी तमाम जो एरियाज़ के अंदर LNG यूज़ नहीं होती। वहाँ पे सुई गैस के ऊपर जो है या तो प्लांट चलाए जाते हैं या फ्यूल के ऊपर प्लांट चलाए जाते हैं। आप ये भी देखें इरफान, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि नॉर्मली और साइकोलॉजिकली लोग हम ये सोच रहे होते हैं कि सर्दियों में बिल कम आएगा तो हमारी बाकी चीज़ें थोड़ी अलाइंड हो जाएंगी। अब सर्दियों में भी कम यूनिट इस्तेमाल करने के बावजूद, जैसे आपने कहा कि अक्टूबर में आपने अपने बिल का एनालिसिस किया कि अक्टूबर में अगर 1000 यूनिट इस्तेमाल हुआ है तो आपको सीधा सीधा तकरीबन 5000 रुपये तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब वो भी ख्वाब हो गया कि सर्दियों में बिल कम आएंगे तो आप कुछ और कर लेंगे। वो सिर्फ बातें थी। देखिए अब सारी दुनिया के अंदर जो है वो लोग इसके मुतबादिल चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। हमने अभी तक इस चीज़ के ऊपर फैसला नहीं कर पाए कि हम लोगों ने करना क्या है। कभी हम सोलर पैनल की जानिब जाते थे तो उसमें भी हमने रुकावटें डाली, वो भी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए। उसके साथ साथ हमने प्लान किया कि हम सुई गैस के ऊपर जो है वो फर्नेस अपनी चलाएंगे, वो चीज़ें भी नहीं हो सकी। LNG जो है वो हम उसके ऊपर प्लानिंग नहीं कर पाए कि कब हमने LNG मंगवानी है, कब हमने उसका यूटिलाइज़ करना है, ये चीज़ें नहीं हो पाई। जब फ्यूल जो आपके पास, अब इसमें एक और चीज़ भी है, जिन कंपनियों ने बिजली बनानी होती है उनके साथ आपका मुआहदा है कि अगर आप 500 मेगावाट आपने बिजली बनानी है तो वो उसका इस्तेमाल हो या ना हो, उसको आपने 500 मेगावाट के पैसे पे करने ही करने हैं। वो चाहे आप इस्तेमाल इसमें 1 यूनिट इस्तेमाल करें, आपने 500 मेगावाट के जो है वो उसका बिल पे करना है। यही सूरत हाल है कि हम उन कंपनीज के साथ जो मुआहदे कर चुके हैं या मुआहदे कर रहे हैं उसमें हम को प्लानिंग जो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि सर्दियों में जैसे आप बात कर रही हैं कि बिजली की कम जो है वो इस्तेमाल होता है, कंजम्पशन कम होती है, लेकिन हम उसके ऊपर प्लानिंग नहीं कर पाए। हमने उनसे ये मुआहदा किया हुआ है कि जो नेपरा ने जो तमाम जो कंपनीज के साथ मुआहदा है कि अगर किसी कंपनी ने 500 मेगावाट का हमने उसके साथ मुआहदा किया है, वो सर्दी हो गर्मी हो वो देना ही देना है। और उसी का देखें एक बर्डन आपके ऊपर क्या पड़ा कि 60 अरब रुपए 24 दिनों में 12 से 24 दिन के अंदर तमाम जो सारिफ हैं उसके ऊपर 60 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।
और उसमें लोगों की जेबों के ऊपर ये डाका ही आप कह सकते हैं। 60 अरब का बोझ पड़ेगा कोई नहीं खजाने में, और अदायगियों में तो 60 अरब रुपया चला जाएगा ना, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। गरीब की जेब में रहना या उसके काम हो जाना गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में बिल्कुल नहीं है। शायद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सिप्रा साहब, झटका लगा रहे हैं हर महीने नेपरा वाले, गवर्नमेंट वाले, और ये झटके अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। आप देखें, 4.5 रुपए, ये मुझे याद है मेरे शो में ही बैठकर आपने यहाँ पर कहा था कि समरी भेज दी है और मुझे लग रहा है ये अप्रूव हो जाना है, लेकिन आपकी बात गलत साबित हो गई ना। तालियां बजा लेते हैं, 1 पैसा रिलीफ दे दिया हुकूमत ने आवाम को। ये नाकाबिले यकीन जो है वो बात सामने आई है कि आपने जितनी पिटीशन फाइल की है उसी के मुताबिक उसकी मंजूरी हो जाना, और 1 पैसे शुक्र है उससे ज्यादा नहीं था सिप्रा साहब। पेट्रोल की कीमत में तो हमने ये भी देखा था कि जितने की समरी गई उससे डबल बढ़ा दिए। हाँ, ये अगर उनके बस में होता है या कोई कानून में कोई शिक मौजूद होती तो शायद जरूर ये भी गवर्नमेंट लेती। अब देखें, बात यह है कि आम सारिफ की इस वक्त जो सूरत हाल है उसको उसका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और उसके साथ अगर आप बिजली और गैस के बिलों के मामला पे चले जाएं तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये माह अक्टूबर में सार्फिन ने जो बिजली इस्तेमाल की है, चाहे वो 100 यूनिट है चाहे 200 400, जितने यूनिट भी इस्तेमाल किए हैं उस पर आप 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी बिल आप भिजवाएंगे। 12 तारीख से अब बिलिंग साइकिल शुरू हो रहा है, यहाँ से इसकी शुरू हो जाएगी। इरफान मलिक साहब से मेरी रात भी इस पे डिस्कशन हो रही थी और सारे लोग अब बिल्स लेके बैठे हुए थे कि माह अक्टूबर में। इरफान मलिक ने बता दिया कि उन्होंने 1000 यूनिट इस्तेमाल किया था अक्टूबर में, अब उनको जो 5000 है वो फिक्स तो आएगा। हाँ, तो ये देखें ना, अब लोग क्या तवक्को कर रहे होते हैं कि सर्दी में हमारी जो बिजली है उसकी कंजम्पशन कम होगी, गैस की ज्यादा होगी, तो बिजली का बिल कम आएगा, और 3-4 हजार 2000 की तवक्को कर रहे होते हैं कि पंखा या लाइट चलाएंगे तो उसके पंखा भी बंद हो गया, अब लाइट का सिर्फ मामला रह जाता है तो कम आएगा। लेकिन वो कम ना हुआ ना, आपने फ्यूल प्राइस ऐसी डाली कि उसकी वजह से आपका बिल उसी तरह भारी भरकम रहा, जो एक तारीफ को अदा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसका जिक्र इरफान मलिक कर रहे थे कि आपने हमारे मुआहदे इस तरह हुए हैं कि हमने उनको पैसे देने हैं, ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। पावर प्लांट चले ना चले, बिजली बने ना बने, बिजली इस्तेमाल हो ना हो, हमने उनको पैसे देने हैं कि इतने पैसे आपने जनरेशन करनी है, हमारा इसके साथ मुआहदा है, उसके मुताबिक पैसे देने हैं। तो वो इजाफी बोझ जो हुकूमत पर होता है, वो बातें भी ख्वाब हो गई कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, कुछ IPPs के मुआहदे रिवाइज होना थे, पता नहीं उसके सवरात कब मिलेंगे। मेरी बात सुनो, वो मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास उसका अल्टरनेट सोर्स नहीं है। हमने करने की LNG पे ही बिजली बनानी, और हमारी 70% बिजली उस पर बनती है। आप 70% उसमें से निकाल दें तो मुमकिन नहीं है हमारा सिस्टम चले। यानी कि इसमें रिवर्स गियर नहीं लगना, ये हर महीने झटका लगते चले जाना है। लेकिन वहीं पर सिप्रा साहब, मैं जी आप बात कंप्लीट कीजिए, मैं एक और खबर पे भी आपका कमेंट लेना चाह रही थी। मैं ये कह रहा था कि अब अक्टूबर में भी ये इसी तरह है, माह नवंबर की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी उसकी भी तवक्को हमें इसी तरह ही रखनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त डॉलर जिस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा, इसी तरह फर्नेस ऑयल LNG जो थी वो हमारी आपने जाके 2700 पे जाके उसकी बिलिंग की, अब जाके कम हुई है। अब जो दिसंबर में शायद अगर LNG पे हम बिजली बनाएंगे तो वो शायद उसमें फ्यूल प्राइस कम हो जाए, लेकिन नवंबर में भी तवक्को रखनी चाहिए कि हमारे इजाफी जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ सकती है। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत सब्सिडी किसी जगह पे दे तो ये मामला होते हैं, लेकिन हुकूमत तो कहीं सब्सिडी देती नहीं है, तो फिर ठीक है, तारीफ से आपने वसूल करना है तो वसूल करते जाएं। सिप्रा साहब, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा, ये वजह से कहते हैं ना कि ये तो सोच ही नहीं है, इमेजिनेशन में ही नहीं है कि हम आवाम को सब्सिडी देनी है या नहीं देनी। लेकिन वहीं पर हम मुख्तलिफ डिस्कोस का हाल देख लें तो कुछ समझ वहाँ भी नहीं आ रही है। बेज़ाब्तगियाँ भरी पड़ी हैं, बदइंतज़ामी अरूज पर नजर आती है, और फिर स्कैंडल्स ऐसे कि उससे भी गरीब आदमी जो है वो लुटता चला जा रहा है। आप ये खबर है, दूसरी शहर में लेस्को की जाली टीमें मुतहरिक हैं, सारिफिन से इजी पैसा के जरिए वसूली की जा रही है। टेक्नोलॉजी लाकर हम समझते हैं कि आसानियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जालसाजियां होना शुरू हो जाती हैं। क्या कर रहा है लेस्को या मुतल्लिका इदारे, कानून बनाने वाले इदारे, इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मेरी बात सुने, लाहौर शहर का पोश इलाका हो जिसमें डिफेंस और जोहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, यहाँ पर टीमें और ग्रोह मुतहरिक हों और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का लेटर हेड बनाया जाए, उस पर लिखा जाए कि आपका रवा माह जो है वो चेकिंग की गई है, अगर आप बिल हमारे साथ रब्ता नहीं करेंगे तो आपकी डिस्कनेक्शन होगी, इजाफी बिल भेजे जाएंगे। फिर लेस्को की जाली मोहरें लगाई जाएं और फिर उसके साथ उसके ऊपर मोबाइल नंबर का अंदराज भी किया जाए। ये तमाम तरजीह, और ये जो मोबाइल नंबर इस पे दर्ज होते हैं ये नंबर ऑन होते हैं, इस पे कॉल होती है और सार्फिन से बात होती है और उनको ये कहा जाता है कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। अगर आपने जायद बिल से बचना है और ब्लैकमेलिंग से जो है के जरिए उनको ब्लैकमेल करके पैसे बिटोरने की कोशिश की जाती है, वो कहते हैं हम टीम अभी बड़ी दूर है, वो आपके पास नहीं आ सकती, लिहाजा ये हमारा जायज अकाउंट है या इसी पैसे का अकाउंट है, तो आप इसमें हमें पैसे भिजवा दें। मुझे ये बताएं
कि लेस्को भी इस पे खामोश है, दीगर का जो इदारे हैं वो भी खामोश हैं। सारिफ तो अपनी कंप्लेंट का इंदराज करवा सकता है, लेकिन जो आम जो कुछ जिन लोगों को थोड़ी समझ है या कोई इस बारे में मालूम है कि ये नोटिस जाली हो सकता है, वो तो राब्ता कर लेते हैं। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, लोगों ने पैसे भिजवा दिए हैं और पैसे भिजवा दिए और वो आगे गए नहीं। बिल्कुल ठीक हाँ। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिप्रा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मसाइल और चैलेंजेस पर तवज्जो नहीं है और आवाम के ऊपर बोझ पर बोझ डाला जा रहा है, वो चाहे बिजली की कीमत बढ़ाने, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाने पर 60 अरब हो या फिर सिर्फ 2 महीने में 300% अद्वियात में इजाफे के हवाले से हो। हर माफिया बेलगाम होता जा रहा है और गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस नजर आती है। इस पर हम बात करेंगे जी, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। किस किस बात को रोएं, किस किस बात पर अब तो ये जैसे हम आम लाहौरी ज़बान में कहते हैं कि बैन करें कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आप अब अपनी दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी लिमिटेड सैलरी के अंदर। मिडिल क्लास तबका तो पिस कर रह गया है। गरीब लोगों ने तो शायद सोचना ही छोड़ दिया है कि उन्होंने दवाई लेनी है, क्योंकि अभी भी पूरे पाकिस्तान में अगर 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। दवाइयाँ वो कहाँ अफोर्ड कर सकेंगे। गुज़श्ता 2 माह की ही सिर्फ अगर बात कर ले तो अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा हुआ है और माफिया इंतहाई बेलगाम हो गया है। गवर्नमेंट की बेबसी वाज़े नज़र आती है। इरफान सीमल, इसमें गवर्नमेंट की बेबसी आपको नज़र आएगी क्योंकि माफिया के सामने घुटने टेकना इनकी आदत बन चुकी है। अब देखें, ड्रैप के अंदर जो आपको पता चलेगा कि हज़ारों जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो आगे से हज़ारों अद्वियात जो हैं वो बना रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप वहाँ पे मिलीभगत के साथ ड्रैप के अंदर अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहाँ पे आपके पास मैकेनिज़्म कोई नहीं है कि आप उसकी जो अद्वियात की कीमत है उसका तयन कर सकें, और इसी वजह से वो मनमानी कीमतें जो है वो अदा करते हैं। मुझे याद है डायरेक्टर FIU होते थे डॉक्टर उस्मान, उनकी जानिब से तमाम जो ड्रैप का एक डाटा मुरतब किया गया और ड्रैप का डाटा जो है वो हुकूमत को भिजवाया गया, जिसमें बताया गया कि हमारे हमसाया जो ममालिक हैं उनसे हम कोई 1000 गुना ज़्यादा कीमतों के ऊपर अद्वियात बेच रहे हैं, और जितनी अद्वियात की कंपनीज जहाँ पे रजिस्टर्ड हैं इतनी तो बीमारियाँ यहाँ पे लोगों को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता कि जितनी बीमारियाँ उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास अद्वियात की कंपनीज मौजूद हैं। अब होता क्या है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं उसके बाद क्योंकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से वो मनमानी कीमतें बेच अपनी करते हैं। अब देखिए, इस खबर के मुताबिक पैनाडोल की जो 665 मिलीग्राम की नई गोली मुतारिफ कराई जा रही है, जिसकी कीमत जो है वो 5 गुना बढ़ा दी गई। अब पैनाडोल का पत्ता जो कोई 12-15 रुपए का मिलता था, अब इसमें 5 गुना अब उस पर एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो आप सोचे वो 50 रुपए के करीब पत्ता जाएगा, जिसमें 10 गोलियां होंगी। और लोगों जो कितनी यहाँ पे अब जब चीज़ें, जब कोई ऐसी बीमारी आती है, कोई ऐसा पेंडेमिक आता है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि चीज़ें गायब हो गई हैं। जैसे पैनाडोल आपको गायब होगी, डेंगू आया तो आपकी सिरिंजें गायब होगी। इन सिरिंजों की कीमत भी देखें, जो 5-7 रुपए की सिरिंज थी अब वो 30 रुपए पर चली गई। तो ये सूरत हाल है कि आपने लास्ट टाइम इंजेक्शन कब लगवाया है? कभी रिसेंट हिस्ट्री में आपको कहीं टाइम मिला है इंजेक्शन खरीदने का या सिरिंज खरीदने का? 4-5 रुपए की सिरिंज कहाँ मिलती है इरफान? क्या हो गया आपको? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मिलती थी, साल 1.5 साल मैं कह रहा हूँ अभी 30 रुपए की मिलती थी, वो भी 90 रुपए की हो गई है। ये मतलब 3 सालों में, 3 साल पहले तक शायद आपको 4-5 रुपए की मिल जाती हो, लेकिन अभी तो वो भी 30 की मिल रही थी और अब 90 रुपए में वो वेरी कर रही है। ये हाल है हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट का, जहां जवाब देने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन माफिया स्ट्रांग नजर आते हैं और वो कहते हैं जी टेक्निकी रीजंस की वजह से हमने कीमतें बढ़ा दी। जिसका जो दिल कर रहा है वो कीमतें बढ़ाकर स्टोर पर अवेलेबल कर रहा है और कोई प्राइस चेक करने वाला इदारा मौजूद नहीं। देखिए, सारी दुनिया के अंदर जब भी किसी डॉक्टर ने जो उसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखनी होती है तो उसमें वो सॉल्ट लिखता है, जो अद्वियात के सॉल्ट हैं वो आप किसी भी कंपनी का जाके ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माफिया इस कदर स्ट्रांग है कि आपको ब्रांड नेम लिखे जाते हैं। एग्जैक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड नेम, उसके पास जाएं, वहाँ से आप उस कंपनी की जो अद्वियात हैं वो लेके आएँ। फलां
आप उसके ऊपर लेबोरेटरी में जाएं, वहां से जाके अपने टेस्ट और आपकी बात से मुझे याद आया, प्राइवेटली तो खास तौर पर डॉक्टर कहते हैं कि आपने यही दवाई लेनी है, बिल्कुल, और ये पूरे शहर में आपको शायद ना मिले, हमारे बाहर जो मेडिकल स्टोर है ना वहां से मिल जाएगी, ऐसे ही है। और ये पूरा कमीशन माफिया जो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी जेन्युइन बेचारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको दबोच लेता है। ये क्यों समझ नहीं आ रहा? उसमें हर चीज, मतलब डॉक्टर से लेकर वो मेडिकल स्टोर वाला और फार्मास्यूटिकल, ये सब आपस में मिले हुए होते हैं, और लूट किसको रहे हैं? एक आम आदमी को। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज है, हुकूमत ने आंखें बंद की। देखिए वही हम बात कर रहे हैं कि जो ड्रैप का हमारा इदारा है, जिसका ये काम है कि उसने तमाम अद्वियात को रेगुलेट करना है, तमाम अद्वियात के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, वो उसमें बुरी तरह नाकाम है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आज से 4-5 साल पहले जब एक इदारे ने, FIA ने इसके ऊपर वर्किंग करके हुकूमत को एक रिपोर्ट भिजवाई, तब भी कुछ नहीं हुआ। उस वक्त भी ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग था, और अब भी ये माफिया इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी इसके ऊपर आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा, और ये अद्वियात आए रोज़ आपको महंगी होती हुई नजर आएंगी। ये जैसे आप बात कर रही हैं कि 30 रुपए की स्ट्रिंग थी, अब वो 90 रुपए की मिल रही है, 30 से 90 तक पहुंच गई है। ये चीजें जो हैं अब आपको और मजीद महंगी नजर आएंगी। अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल करने वाली बात करें ना, FIA ने बहुत से स्कैंडल्स को टेकअप किया। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल जाली स्टंट्स या एक्सपेंसिव स्टंट्स के हवाले से था, अद्वियात का था। क्या बना उसमें, कितना वो लिंगर ऑन किया गया, और एंड रिजल्ट क्या निकला? कि अभी भी आपको स्टंट जो है अमेरिका की प्राइस पर डल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बात आती है, हाइप बनती है, और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। देखिए वही बात है, चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। वही बात है कि माफिया जो है, हुकूमत जब माफियाज के सामने घुटने टेक देगी तो उसकी सूरत हाल यही होगी कि आप जैसे बात कर रही हैं कि उसके ऊपर बड़ी वर्किंग की गई, जाली जो स्पूरियस मेडिसिन थी वो पकड़ी गई, फिर उसके साथ साथ स्टंट पकड़े गए। लेकिन उसमें हुआ क्या, वो कुछ अर्सा तक उसका असर रहा। आपको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर स्टंट मिलना शुरू हो गए जो पहले वहाँ पे नहीं मिलते थे, और हम उन हॉस्पिटल के अंदर देखते थे कि वहाँ पे काउंटर लगे हुए थे, प्राइवेट कंपनीज ने अपने काउंटर लगाए होते थे कि स्टंट आपको हॉस्पिटल से तो मिलना नहीं, आप हमसे खरीदें। वो चीज़ें ख़त्म होती गई। लेकिन अब वो दोबारा चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि माफिया के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसके आगे आप घुटने टेक देते हैं, वो मुकदमात जो दर्ज किए जाते हैं उसका कुछ होता नहीं है। एंड रिज़ल्ट ये होता है कि वो दोबारा चीज़ें उसी तेज़ी के साथ, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो आती हैं और वो काम करना अपना शुरू कर देती हैं। उसकी मिसाल यही है कि आपकी जो तमाम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी जानिब से अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि बोलना जिन्होंने है, जिनका काम है, वो उनके साथ अगर मिली भगत करके रखेंगे, वो उनको मनपसंद कीमतें बढ़ाने देंगे, तो फिर सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। और आप और मैं ये शोर करते रहेंगे कि कीमतें बढ़ गई, लेकिन जिन लोगों के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, उन लोगों की वजह से अवाम जो पिसती जाएगी, और अवाम इस हद तक पिसती जाएगी कि हमने डेंगू देखा तो डेंगू में आपको जो है वो पैराडोल मिलना मुश्किल होगी, हॉस्पिटल के अंदर सिरिंज खत्म होगी, हॉस्पिटल के अंदर दीगर अद्वियात के साथ साथ बेड और फैसिलिटी कोई चीज नहीं बात कर रहे हैं। कल परसों हम ये खबर डिस्कस कर रहे थे, जनरल हॉस्पिटल वाले बेचारे मेडिसिन जो है ना वो दीगर अस्पतालों से उधार पकड़ मांग रहे हैं, क्योंकि लोकल परचेज उनकी बंद हुई हुई है, क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का परमानेंट नुमाइंदा ही मौजूद नहीं है जो ये डिसीजन ले सके। लेकिन क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को, क्या फर्क पड़ता है? वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो तो अपनी गाड़ियों की तादाद बढ़ा रहे हैं, 1800 सीसी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जी, करोड़ों रुपया उन गाड़ियों पर खर्च किया जा रहा है। उस गाड़ियों में उन्होंने बैठना है, शीशे ऊपर चढ़ाने हैं और गाड़ी भगा कर ले जानी है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल इतना ऊपर चला गया, सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयां 200 रुपये महंगी हो गई, की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। देखिए ये चीज़ें जो आप बात कर रही हैं कि ये बुलेट प्रूफ नहीं है, ये शायद ले रही हैं साउंड प्रूफ, ताकि लोगों का शोर भी होती है। हाँ, ताकि लोग ये देखें, वो बुलेट प्रूफ के लिए नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं ताकि लोग जो हैं लोगों की चीखों पुकार उन तक ना पहुंच सके और वो चुप करते वहां से गुजर जाएं और लोग यही समझे कि लोग उनके हक में नारे मार रहे हैं। हालांकि लोग जो हैं वो अपनी आहो बका जो है वो पेश कर रहे हैं कि हमारे हाल के ऊपर रहम करें। गुर्बत का ये आलम देखिए कि हमारे खजाने खाली पड़े हैं, पैसे हमारे पास हैं नहीं, रुपया गिरावट का शिकार है मुसलसल, और हम वुज़रा की गाड़ियां 36 से बढ़ाकर 52 कर देते हैं कि अयाशी करें। देखिए वही गाड़ियां जिनके बारे में कहा जाता था कि गाड़ियां बेची जा रही हैं, ये एक्स्ट्रा गाड़ियां ली जा रही है, VIP कल्चर खत्म होगा, एक रत्ती बराबर भी इस VIP कल्चर में फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो बातें कंटेनर के ऊपर की जाती थी, वो बातें जब ऑपोजिशन के दौर में की जाती थी, उन बातों में, और अगर सिर्फ इनको वही दिखा दी जाए तो शायद इनको कुछ ख्याल आए कि हम बातें क्या करते रहते, हो क्या रहा है। वैसे ही प्रोटोकॉल के लिए जो हज़ारों किलोमीटर के हज़ारों जो एहलकार हैं
वो तैनात किए जाते हैं। वो कई कई किलोमीटर का रास्ता जो है उसको सील किया जाता है, वहाँ पे नफरी लगाई जाती है, सादा कपड़ों में कैमराज लगे हैं, गाड़ियाँ ली जा रही हैं। वो सारी की सारी VIP कल्चर वैसा ही है। हम लोग गरीब अवाम, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि गरीब अवाम एक साइकिल के ऊपर जो है वज़ीर आज़म जाता है, उसको देखने के चक्कर में पूरी अवाम हम साइकिल के ऊपर ले आए, और ख़ुद जो जिन लोगों ने ख्वाब दिखाए वो खुद अपने लिए गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा बेबसी क्या होगी। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस पूरी खबर में ना सिर्फ एक लफ्ज़ पर हुआ। आप हैरान होंगे कि एक लफ्ज़ पे क्यों हुआ, पूरी खबर पर आपको एतराज़ क्यों नहीं हुआ। चलें ठीक है, गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, आप कर लें अयाशी, आप लगा लें हमारे टैक्सेस के पैसे जो आप जगह जगह जो जस्टिफाई करते नज़र आते हैं, लेकिन इस तरह के इकदाम पर आप शायद जस्टिफाई नहीं कर रहे होंगे। मुझे अफसोस हुआ फौरी के लफ्ज़ पर। महकमा ख़जाना को फौरी दिया गया कि ग्रांट दे दे। मतलब आज ऑर्डर हुआ है और कल वो पूरा हो जाना चाहिए। और अभी नीचे मैं अपने रेड में जो ब्रेकिंग टिकट चल रहे होते हैं उसमें मैंने एक नज़र डाली और एक टिकट पढ़ा कि टमाटर जो है सरकारी कीमत 95 रुपये है, मार्केट में 120 रुपये अवेलेबल है। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि कितने लोग होंगे जो कहेंगे आज हांडी में टमाटर नहीं डालते, बहुत महंगा हो गया है। और ये मामूल बन चुका है। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि आज हांडी में टमाटर न डालें, आज जो है वो अदरक लहसुन मिस कर दें क्योंकि इतना महंगा हो गया है, आज घी थोड़ा कर लें, ये सारी चीजें जो अब 2 नंबर घी ले लें, जो अब ये चीजें जो है मामूल बनती जा रही हैं। लोग जो है इन चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद जो है वो रह ही नहीं गई कि लोग कहाँ से पैसे लाएंगे कि महंगी चीज़ें खरीदें और उसके बाद वो अपने खाने के लिए वो चीज़ें बना सकें। ये चीज़ें तो बहुत दूर चली गई हैं। लोग अब सोचते हैं कि यार टमाटर नहीं है कोई बात नहीं, हांडी का मजा नहीं होगा कोई बात नहीं, अदरक ना डालें कोई बात नहीं, लहसुन ना डालें। वो कहते हैं 36 गाड़ियां, ये तो बहुत ये कम है, इसको बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाना चाहिए ताकि शशका तो नजर आए सड़क पर कि वुज़रा जा रहे हैं और एक पूरा स्क्वाड गुजर रहा है आलीशान लोगों का, जिनके लिए हम आवाम से अब रियाया हो चुके हैं। ना वो सुनना चाहते हैं, ना जवाब देना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं कि जस्टिफिकेशंस क्या हैं इन हालात की। मईशत गिरती चली जा रही है। शहर लाहौर में रहने वाले लोगों का अगर ये हाल है तो सबर्ब्स में अगर आप चले जाएं और रूरल एरियाज में चले जाएं जहां वैसे ही बेरोजगारी है, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या कोई जवाब देने वाला है या नहीं। इरफान, यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वो बिजली की कीमतें महंगी हों या अद्वियात की या वज़रा की गाड़ियाँ ख़रीदने तक, हम आम आदमी, एक गरीब आवाम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह गुजारा करेंगे, ये सोचना भी, जैसे कहती हूँ ना, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, एक तरफ हम खबर देखते हैं आवाम को बड़ा झटका लगा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 5.25 रुपये एक महीने के लिए बिजली महंगी हो गई। फिर देखते हैं 2 महीने में अद्वियात की कीमतों में 300 गुना इजाफा हो गया। माफियाज बेलगाम होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की रिट कहीं नजर आ रही है आपको? कहीं गवर्नमेंट कोशिशों में भी नजर आ रही है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए? सलमान साहब जी, सलमान आबिद साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी जी। बिजली की कीमतें बढ़ गई, अद्वियात महंगी हो गई। सलमान आबिद साहब, गवर्नमेंट की रेट कहीं नजर आ रही है? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है सलमान आबिद साहब? जी जी। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई और राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा था। अक्सर सिग्नल्स की वजह से ऐसे हो जाता है। इरफान, अगली खबर की तरफ भी मैं साथ ही आऊँगी और मैं चाहूँगी कि आयशा आप उनसे दोबारा रब्ता करें ताकि हम उनका तज्जिया जो है वो ज़रूर शामिल करें। 5 साल से टोकन टैक्स ना देने वाली 57,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे उन गाड़ियों को पकड़ा जाएगा? देखिए, इसमें बड़ा आसान तरीका है कि आपके पास तमाम जो डाटा है वो कंप्यूटराइज है और सड़कों के ऊपर आप सेफ सिटी के साथ मिलकर जितनी भी गाड़ियों के टोकन टैक्स आपको नहीं पे होते हुए नज़र आ रहे तो आप उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम जो है वो एक्साइज की जानिब से करने के फैसला किया गया है, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ नज़र आती हैं शहर के अंदर जो वो अपने टोकन टैक्स की अदायगी नहीं करती।
और उसमें शायद उनको टाइम भी दिया गया कि आप इस वक्त तक जो है वो उसको जमा करवा दें, लेकिन उनकी जानिब से नहीं करवाया गया। और अब ये फैसला किया गया है कि जिन गाड़ियों के टोकन टैक्स जो है वो जमा नहीं होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, दोबारा से उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, वही सारा प्रोसेस जो है उनको दोबारा करवाना पड़ेगा। क्या होगा, नाके लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरास डेफिनेटली अभी ये प्लान किया गया है। इसमें आप देखें कि इसमें जो आपका मेजर फैक्टर होगा इनको रोकने के लिए, तो वो आप यूटिलाइज करेंगे सेफ सिटी के कैमरास, क्योंकि वो शहर के अंदर जो जहाँ पे भी लगे हैं मेजोरिटी तो आप ख़राब नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं वहाँ के ऊपर वहाँ से उनको मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद एक्साइज की जो टीमें हैं वो सड़कों के ऊपर फिर रही होंगी, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये गाड़ी जो है इस नंबर की, इसके टोकन टैक्स जो है वो शॉर्ट है, या उसके साथ जो ओपन लेटर पर चल रही हैं उनका तो वो इशू अभी तक आप रिजॉल्व नहीं कर पाए। और इस गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था, एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया था कि जो ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियां हैं वो चलने नहीं दी जाएंगी, लेकिन आपको अभी भी हजारों ऐसी गाड़ियां नजर आती हैं। इवन के आपको महकमा एक्साइज खुद कन्फेस कर रहा है, इस खबर में लिखा है कि ओपन लेटर पर भी हजारों गाड़ियां जो हजारों गाड़ियां वो आपको मार्केट के अंदर नजर आती हैं। और इसमें अफसोसनाक चीज़ ये है कि उनके ऊपर आपकी वर्किंग कोई नहीं है, और उसकी वजह से जो बहुत से इश्यूज जो हैं, जो क्राइम के अंदर जो गाड़ियां इन्वॉल्व होती हैं, जो इसको यूज़ किया जाता है क्रिमिनल्स की जानिब से, वो ऐसी ओपन लेटर की गाड़ियां हैं जिनके बाद में आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता। हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है जौहर टाउन में एक ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो गाड़ी यूज़ की गई थी वो भी इसी तरह ओपन लेटर के ऊपर थी। गाड़ी का जो असल ओनर था वो कहीं फैसलाबाद में बैठा हुआ था या किसी और शहर में, किसी और की गाड़ी थी, कोई और इस्तेमाल कर रहा था। ये बहुत जबरदस्त काम किया था हमारी पुलिस ने, जैसे उसको डेफिनेटली उसको फौरी ट्रेस आउट कर लिया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप अगर वो तो वहाँ पे ट्रेस हो गया, कई केसेस आपके ऐसे इसी वजह से ट्रेस नहीं हो पाए क्योंकि आपके पास वो गाड़ियाँ जो डाटा मौजूद नहीं था। चलें, महकमा एक्साइज ने ये डिसीजन तो ले लिया है कि अब इस पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। डेफिनेटली उनके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और चीज़ें स्ट्रीमलाइन भी हो जाएंगी। ये दोनों पर्पसेस जो हैं वो अचीव करना चाहते हैं। खैर, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, सलमान आबिद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ओवरऑल महंगाई के ऊपर उनसे हम कमेंट्स लेना चाह रहे थे। बिजली का झटका, अद्वियात के शॉक्स लग रहे हैं और हमारे प्यारे वुज़रा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। सलमान आबिद साहब, गवर्नमेंट की रिट गवर्नेंस कहीं नज़र आ रही है आपको शहर में, पंजाब में? देखिए, महंगाई के इशू के ऊपर तो हुकूमत जो है वो काफी बेबस नजर आती है और उसका एतराफ खुद प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं और शौकत तरीन साहब भी कह चुके हैं कि अगले 3-4 माह जो है महंगाई का जो रहला है वो रहेगा और फौरी तौर पे कोई रिलीफ जो है महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में शायद ना मिल सके। अलबत्ता वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को रिलीफ मिल सके, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर जीरा होगा। असल मसला ये है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमें दूसरी तरफ बदकिस्मती ये देखनी पड़ रही है कि जहाँ माशी बुरहान है वहाँ हुकूमती गवर्नेंस के मामला भी बहुत हद तक खराब है और जो मामला के अंदर जो अखराजात में कमी होनी चाहिए हुकूमती अखराजात में, वो भी हमें नजर नहीं आती। और हमें लगता है कि हुकूमत चाहे वफाक में हो या चाहे सूबों में हो, उनके शाहाना अखराजात भी उसी अंदाज से चल रहे हैं। तो ये एक तजाद है जिसकी वजह से खुद हुकूमत को भी अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने में काफी मुश्किलात का सामना है। सलमान इरफान, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने सलमान आबिद साहब की गुफ्तगू भी सुनी। सलमान आबिद साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बेबस नजर आ रही है, लेकिन वहीं पर आप देखिए 4.25 रुपए बिजली महंगी कर दी, इंतहा हो गई, लेकिन वहीं पर इनकी शाहाना खर्चियाँ भी जारी हैं, गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, अपने लिए तमाम लवाजमात जो हैं वो पूरे हैं, गरीब आवाम का नहीं सोचा जा रहा। क्या इनसे कोई सवाल पूछने वाला है? नहीं, कोई नहीं। एक बहुत बड़ा तजाद है हमारे सिस्टम के अंदर, वो चाहे हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हो, हर जगह पर आपको लगता ही है कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है जो कुर्बानी आवाम से मांगी जा रही है। आवाम जो है वो तो हर तरह के टैक्स के अंदर उनको फंसा दिया गया है, लेकिन जो हुक्मरान तबकात को अपनी जिंदगियों में शहाना मामलात को कम करना चाहिए था वो तो नहीं हो रही। आपने देखा पंजाब में भी जो है कई दर्जन नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। इसी तरह से वफाक के अंदर जो प्रोटोकॉल है वो भी हमें नजर आ रहा है जी। तो ये एक तजाद है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा है कि हुकूमत जो बात करती है उसमें फिर लोग कम एतमाद करते हैं ना। वो देख रहे हैं कि जैसा सारा जोर जो है वो आवाम पर निकाला जा रहा है। लेकिन सलमान आबिद साहब, वज़ीर आज़म का वो स्टेटमेंट भी आपने सुना है कि सर्दियों के बाद शायद महंगाई कमी होने के असरात नजर आ रहे हैं।
अभी तो सर्दियां ही नहीं आई हैं, सर्दियों के जाने का कैसे इंतजार करें, और कौन सी सर्दियां जाएंगी, आवाम तो बेचारे ये सोचने पर मजबूर हो गए। वो हिस्टेरिक होकर आपको हंसी आती है ना, अभी सिचुएशन वो हो गई है। ये बात ठीक कह रही है, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि 4 माह तक तो महंगाई कम नहीं हो सकेगी, और लग भी रहा है जो इस वक्त हालात और वाकयात है। आज डॉलर जो है 180 रुपए पे पहुंच गया है, तो नजर नहीं आ रहा कि फौरी तौर पे कोई रिलीफ जो है वो महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में आवाम को मिल सकेगा। और इसमें जहां इंटरनेशनल हालात है, वहां हमारे गवर्नेंस से जुड़े मामलात हैं, जहां हुकूमतों का कोई कंट्रोल नहीं है, जखीरा अंदोजी पे, मुनाफाखोरी पे, कीमतों के तयन करने के मामलात में भी सूबाई हुकूमतें बराह रास्त इसकी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही, बराह रास्त जिम्मेदार हैं सूबाई हुकूमतें, और इसका तमाम जो शाखसाना जा है वो वफाकी हुकूमत से भी मिलता है। तो फिर ऐसा लग रहा है कि रिट और गवर्नेंस के ऊपर इतने सवालिया निशान उठ गए हैं कि आप जेन्युइन महंगाई, गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। सलमान आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अक्सर लोग कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि हमारे पट्टे खिंच गए, कमर में दर्द शुरू हो गया। बड़े लोगों में तो बहुत सुना था कि जोड़ों के दर्द में इजाफा हो जाता है, लेकिन अब ये यंग एज में भी शुरू हो गया है। क्या वजह है कि हम हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं? ऐसा लगता है कि बॉडी की बस हो जाती है पूरा दिन गुजारने के बाद। कैसे इसको बेहतर किया जाता है? क्योंकि अमूमन हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं एंड फॉर द टाइमिंग उसको ट्रीट कर लेते हैं। इन अ लॉन्गर रन हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और अपनी बॉडी की एनर्जी और एक्टिवनेस जो है वो प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ पड़े रहें और इंतज़ार करें कि ये दर्द ख़त्म हो तो हम आगे लेकर जाएं। अक्सर लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिजियोथेरेपी असल में है क्या? इसमें क्या क्या एडवांसमेंट आ गई हुई हैं, और किस तरह से ये आपको हेल्दी रहने में, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रखने में मदद फराहम करती है, इस पर हम बात करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट एंड कंसल्टेंट क्रिप्टोप्रैक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद अवान, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं तो हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ कि मेडिसिन के अलावा अगर कोई इलाज मुमकिन है इन तमाम चीज़ों का, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। फिजियोथेरेपी और ये जो पूरा एक उसमें अब जब एडवांसमेंट भी आ गई हुई है, ये किस किस तरह से आपको मदद फराहम करती है? फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर बेसिकली 2 सेपरेट चीज़ें, और फिजियोथेरेपी में हम बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हम कहते हैं फालज। अब फालज एक ऐसी बीमारी और ऐसा मसला है जिसने ठीक होने में टाइम लेना है, और ये मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो फालज के दौरान हम जितनी भी ट्रीटमेंट्स प्रोटोकॉल्स देते हैं वो फिजियोथेरेपी में इंक्लूड होता है। अब किसी को अगर रीढ़ की हड्डी का मसला हो गया, और किसी को डिस्क बल्ज आ गई है, या नमनेस आने लग गई है हाथों में या पाँव में, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम शैटिका कहते हैं, तो इसमें कायरोप्रैक्टिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा। क्यों? क्योंकि कायरोप्रैक्टिक में हम मैनुअल प्रोसीजर्स करते हैं, और जबकि हम स्ट्रोक या फालज में हम मसल्स, उनकी ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग, इस तरह की चीज़ें डेवलप करते हैं। बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। यस, और ये तो लोग इसको बड़ी opt कर रहे होते हैं। ये तो बड़ी एडवांस्ड और बड़ी जिसको कहते हैं ना कि अप्रोचेबल ट्रीटमेंट है, जिससे पूरी दुनिया में रिजल्ट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा ये ट्रीटमेंट है क्या, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी तब जाते हैं अंटिल डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि नाउ यू नीड फिजियोथेरेपी। इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जो मैं इन दौर में मैं चीज़ों को देख रहा हूँ वो यूँ है कि बहुत से लोग ख़ुद भी सर्च करते हैं, कायरोप्रैक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत से लोग खुद सर्च करके फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। फिजियोथेरेपी में हम बहुत चीज़ों को ट्रीट करते हैं, जिसमें हम मोडेलिटीज़ भी लगाते हैं, जिसमें हम मशीन्स के थ्रू इलाज करते हैं। जैसे एक और मैं मिसाल देता हूँ, फ्रोज़न शोल्डर हो गया। अब फ्रोज़न शोल्डर में एक हमारा जो कंसल्टेंट डॉक्टर होता है वो इंजेक्ट करता है, आपको टीका लगा देता है जोड़ में। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप इसके बाद फिजियोथेरेपी करवाएं। तो शोल्डर की जो रिहैब है वो फिजियोथेरेपिस्ट उनमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज कराएगा, उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएगा, उनकी स्ट्रेंथनिंग गेन करेगा। तो ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपी में इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कायरोप्रैक्टिक की। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई पुरानी चोट लगी है और वो किसी भी
अगले वक्त में जाके 2, 3, 4 महीने में या 2-4 साल के बाद वो दोबारा निकलती है। वो एकदम फील करता है कि मेरे तो कमर में भी दर्द है और साथ मेरी टांग में भी जो है ना वो नमनेस और दर्द आने लग गई है। तो इसका क्या किया जाए? अब इसके 2 तरीके होते हैं, या तो डॉक्टर उनको पेन किलर्स देते हैं, या बहुत से लोग अब सर्च करते हैं कि इसकी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या है, तो वो कायरोप्रैक्टिक है। वो कायरोप्रैक्टिक है। और कायरोप्रैक्टिक में हम बेसिकली आपकी जो डिस्क बल्ज हुई होती है, जो डिस्क बल्ज होकर आपकी नर्व को कंप्रेस कर रही होती है, हम उसको रिलीव कर देते हैं। अच्छा। और ये अक्सर बड़ा रिस्की भी हो सकता है, लोग थोड़ा डर भी जाते हैं कि ज़्यादा। नो, इट्स अ सेफ प्रोसीजर और ये फील्ड इटसेल्फ भी बड़ी एडवांस है और वर्ल्ड वाइड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है जी। और लोगों में अब अवेयरनेस भी आ रही है जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि जोड़ों का दर्द भी इससे आप सॉर्ट आउट करा सकते हैं, हल कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली ये कमर के दर्द के लिए? स्पेसिफिकली तो हम कमर में बहुत ज़्यादा, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़ी जल्दी, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो दवाइयाँ खा खा के, इंजेक्शन लगवा के तंग आ चुके होते हैं। कहते हैं अब कोई और सोल्यूशन मिले हमें, तो और सोल्यूशन क्या है? वो हमारे पास है। सही। हम आपको सोल्यूशन देते हैं कि आपने बगैर दवा के कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी रूट कॉज को बेसिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। और ये परमानेंट ट्रीटमेंट है या कंटिन्यूस करते रहेंगे तो ठीक रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आप सेशंस लेते हैं, लाइक 2, 4, 5 सेशंस लेते हैं, डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको एक एक्सरसाइजेज दे देते हैं, वो अपनी लाइफ में करते रहें। ऑन एंड ऑफ कभी कभार निकले तो वो तो दोबारा वापस आ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जब तक सेशन लेंगे तो ठीक होगा, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स कौन सी एज के आपके पास आते हैं? मैंने एवरी एज के पेशेंट देखे हैं और ट्रीट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। और ज़्यादातर यंग एज के लोग, प्लेयर्स, प्रोफेशनल्स लोग, यस, जैसे आप हैं, सारा दिन बैठने की जॉब है, कमर सीधी रखनी है, नेक सीधा रखना है, पोस्चर मेंटेन करना है, अब सारा दिन करके मसल्स थक जाते हैं। तो कायरो बेसिकली ऐसा लगता है कि बस हो गई है, बस लेटे रहना है, अब और कुछ नहीं करना। तो फिर कायरोप्रैक्टिक में ये भी एक होता है कि आप अपनी बॉडी की मेंटेनेंस भी करवा सकते हैं, ताकि आपका पोस्चर सीधा रहे, आपकी स्पाइन जो है वो अलाइनमेंट और आप थके नहीं। यस, ये वो जो मैंने जैसे शुरू में बोला था ना कि आप अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, बजाय इसके कि आप लेट जाएं, पड़ जाएं बस जाके। यस, वी बेसिकली रीअलाइन द स्पाइन एंड वी एक्चुअली ट्रीट द स्पाइनल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को यंग एज में या तो कमर का पेन स्टार्ट हो जाता है जैसे आप कह रहे थे, या शोल्डर का पेन होता है, या नीज और टांगों का। हर एक चीज़ के लिए ये फिजिबल है या केस टू केस वेरी करता है? ये केस टू केस भी वेरी करता है और हर एक पर्सन के लिए फिजिबल भी है। फिजिबल क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इम्पेयर ज़रूर हो रही होती है, कहीं ना कहीं बॉडी पे इफ़ेक्ट ज़रूर आ रहा होता है, जब क्योंकि हम हर वक्त हमारी बॉडी यूज़ में कोई ना कोई हम मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, जैसे फ़ोन देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, बॉडी यूज़ हो रही है, पोस्चर भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें जब आप कायरोप्रैक्टिक करवाते हैं तो आपकी पोस्चर अलाइनमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते, मल्टीविटामिन्स नहीं खाते। जैसे अभी कोविड का फेज़ गुजरा है तो मैंने बहुत सारे यंग बच्चों को भी ट्रीट किया जिनका पोस्चर का प्रॉब्लम हो गया, बैठे रहे, कंप्यूटर यूज़ करते रहे, उनको पोस्चर का आइडिया नहीं था। फिर बाद में 2-4 महीनों बाद बच्चों को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई कि हमें इधर दर्द हो रहा है, उधर हो रहा है। जी जी। तो इस दौरान जो है हम फिर हेल्प करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जैसे पोस्चर का जिक्र किया, अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि बड़े प्यारे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन ड्रॉप शोल्डर होते हैं। वो जो एक कॉन्फिडेंस आपको नज़र आता है ना, कमर सीधी करके एंड कंधे उठाकर चलना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ पर्सनालिटी। हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं कि आप ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेते हैं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंट दिखते हैं ना, बल्कि आपके अपने अंदर भी उसमें एक एनर्जी अलग से आ जाती है। इसका इलाज भी पॉसिबल है? जो ड्रॉप शोल्डर्स होते हैं, वो चाहे लड़कियों के होंगे या लड़कों के? इसका 100% हम इलाज देते हैं। 100%? यस। वो कैसे कि तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने मसल्स को जी इम्बैलेंस कर रहे होते हैं। हाँ जी। अब क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने के बाद आप अपना पोस्चर भी ख़राब करते हैं और मसल को इम्बैलेंस कर लेते हैं। मसल इम्बैलेंस कैसे हुए? जैसे शोल्डर आगे चले गए, पीछे वाले मसल्स आपके एलोंगेट हो गए, आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब हमने वो फिक्स हो जाता है। यस, अब हमने इसकी करेक्शन भी करनी है और आपकी स्पाइन को भी अलाइन करना है। ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे इमेजिंग
अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो जी, जो लोग परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि दे हैव ड्रॉप शोल्डर्स या उनकी गर्दन अंदर गई हुई, अक्सर लोगों को होता है कि शोल्डर बहुत ऊपर हो गए हैं, और वो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। यू जस्ट हैव टू गो देयर, हैव दिस सेशंस, और आप यकीन जानिए कि अमेजिंग रिजल्ट्स जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बातें कर रहे हैं बड़े मज़े की कि ज़िंदगी आसान हो सकती है अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन और परफेक्ट पर्सन है टू गो टू। अगर आपको कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, नेक में पेन है, कमर का मसला है, मोरों का मसला है, तो क्या ऑपरेशन से पहले ये तमाम चीज़ें, वो फिजियोथेरेपी हो या कायरोप्रैक्टर जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं ऐसे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हों तो उनसे फ़ायदा उठाते हुए कुछ आम टिप्स जो हैं अपने नाजरीन के लिए ज़रूर शेयर करूँ कि हम जनरली क्या क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं, अगर हम उनको अवॉइड करें जो कि प्रिवेंशन में आ जाती है, तो हम लॉन्गर रन में उन तकालीफ से अपने आप को बचा सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपकी एक्सपर्ट साइड की तरफ आऊँ, कुछ टिप्स जो आप हमें देना चाहें, वो चाहे बैठने की हैं, रात में सोने की हैं, क्योंकि अक्सर सोने के बाद जब सुबह उठो तो मसल पेन और कमर में दर्द शुरू हो जाता है। कंप्यूटर जॉब मोस्टली हमारे नौजवान कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका बैक एक शुरू हो जाता है। इस सब के लिए टिप्स क्या हैं? अच्छा, इन सब के लिए हम टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम सोने की बात करते हैं जी। आपको सोना कैसा चाहिए और आपका पिलो कैसा होना चाहिए जी। तो सोने के लिए जो पिलो की हाइट होनी चाहिए ना, विड्थ, वो आपकी इस शोल्डर से लेके गर्दन तक की होनी चाहिए। कुछ लोग इससे 2 पिलोज या 3 पिलोज यूज़ करते हैं जिसकी वजह से नेक की मैल अलाइनमेंट हो जाती है, नेक यूँ चली जाए ऊपर। अब सारी रात ये सारे मसल स्ट्रेच रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, सुबह उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक में पेन। जी, तो पिलो की एग्जैक्ट जो विड्थ या हाइट कह लें, मोटाई जो है वो आपके कंधे से लेकर आपकी शोल्डर तक होनी चाहिए। और जब आप सो रहे हैं तो पिलो आपका पूरा फिट इन होना चाहिए अंदर, ना कि पिलो आपका यहाँ तक हो और ये एरिया आपका हवा में हो, तो उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो आपके थकने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये सोने का आपका प्रोसीजर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये बता दीजिएगा, सॉफ्ट पिलो होना चाहिए या हार्ड पिलो होना चाहिए? इसमें भी बड़े लोग कंफ्यूज। नहीं, हार्ड पिलो नहीं होना चाहिए, पिलो सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पिलो जब सॉफ्ट होगा तो वो आपको कुशनिंग इफेक्ट देगा, सुकून देगा। हार्ड पिलो होगा, मसल्स फिर आपके टाइट होना शुरू होंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। मसल जब सपोर्ट करेंगे वो हेल्प नहीं हो सकेगी और मसल दोबारा आपके स्पैज़म में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो ये तो हमने बात की कि आपने सोना कैसे है। अब हम बात करते हैं आपने बैठना कैसे है, या दिन में ऐसे लोग जो डेस्क जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए कैसा पोस्चर होना चाहिए। उन लोगों के ऐसा पोस्चर होना चाहिए कि आपकी लेग्स और जो है वो टेबल के पूरे अंदर चले जाएं, टेबल हाइट ऊपर होनी चाहिए, और जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए, ताकि आप बड़ी स्क्रीन आपके आई लेवल के बिल्कुल बराबर हो। यस। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके नेक के मसल्स नहीं थकते और आप ऐसे स्टूप नहीं होते। जब स्टूप नहीं होते तो आपकी लो बैक, आपकी नेक ये प्रिजर्व हो रही होती है। जब ये प्रिजर्व होती है तो आपके प्रॉब्लम्स एग्रीवेट नहीं होते। बिल्कुल ठीक, मतलब स्ट्रेस नहीं पड़ रहा होता आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पे, तो आपके पोस्चर पे भी फर्क नहीं पड़ता, कमर पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ता। अक्सर लोग वैसे मैंने देखा है कि वो ऐसे बैठे हुए होते हैं टेबल से ऊपर, मतलब उनका कंप्यूटर लेवल भी नीचे होता है, तो या तो सर झुकाना पड़ता है या अपनी बॉडी को उस तरह से रखना पड़ता है जो नेचुरल प्रोसीजर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके पोस्चर्स बेहतर रहें, जैसे वो चाहे ड्रॉप शोल्डर हो, और मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो बचपन से ही हमें बच्चों को भी सिखा देनी चाहिए कि ऐसे करना है और इस तरह नहीं चलना, इस तरह नहीं बैठना? एक्सरसाइजेज में मैं हेल्प करूंगा आपको कि सबसे पहले आपने जब भी कुछ जिम या योगा या कुछ भी स्टार्ट करना है, कभी एग्रेसिव मोड में ना जाए। अच्छा। हमेशा लाइट एक्सरसाइज से शुरू करें, ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी को सूट कर रही हो, ऐसी एक्सरसाइज जो आपके मसल्स को टोन कर रही हो, मसल को बिल्ड कर रहे हो। तो वो एक्सरसाइजेज आहिस्ता आहिस्ता जब ऐड होती हैं तो स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, उसके बाद आप जितनी मर्जी मसल ट्रेनिंग करें वो आपको हेल्प मिलती है। अब इस दौरान भी कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो लोग रिस्ट की ट्रेनिंग नहीं करते, एल्बो की ट्रेनिंग नहीं करते, शोल्डर की ट्रेनिंग नहीं करते और एकदम हैवी वेट्स के साथ अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, उससे फिर उनके मसल्स स्प्रेन होने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप स्लो एंड स्टडी अगर स्टार्ट करेंगे, और ये मेरे ख्याल से आपकी बॉडी खुद भी आपको बता रही होती है कि क्या आपको सूट कर रहा है और क्या नहीं। तो वो साइन एंड सिम्टम्स आपने मिस नहीं करने के, बस 10 दिन हम जिम करें और हमारे
वजन भी कम हो जाए, बॉडी भी बन जाए, उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रख के आगे लेकर चलना है। अच्छा जी जी, मैं हमेशा वर्ड ऐड करता हूँ, ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। हमेशा अपनी बॉडी को सुने कि वो क्या कह रही है। बिल्कुल, और वो साइंस बड़े क्लियर होते हैं जो आपसे ज़्यादा शायद कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझ पाता। ये बात तो डॉक्टर साहब आपने 100% ठीक की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा जो मोहरों का मसला हो जाता है अक्सर लोगों को, वो चाहे बल्जिंग साइड पर हो, गैप की साइड पर हो, मुड़ने की साइड पर हो, कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि जी ऑपरेशन होगा, क्या उससे पहले कायरोप्रैक्टिक की ऑप्शन या ट्रीटमेंट ऑप्ट करना फिजिबल है, करना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सम टाइम्स आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक से हल हो जाते हैं। फ़ौरन सर्जरी करवाने से पहले मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा कायरोप्रैक्टिक को, स्पेशली जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम हो, जिनको रीढ़ की हड्डी का मसला हो, जिसमें डिस्क के प्रॉब्लम्स आ रहे हों, नर्व इम्पिंजमेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे हों, उन लोगों के लिए हमारी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये मुझे लगता है कि अगर आप एक दफ़ा उसको चांस दे देंगे तो हो सकता है कि आप लाइफ लास्टिंग सर्जरी की तकलीफ से पहले ही अपने आप को, क्या पता हम आपकी हेल्प कर दें और आप सर्जरी से भी बच जाएं और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और सक्सेस परसेंटेज अगर आप देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज नंबर जो आपको इस तरफ इंडल्ज करता है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि एक्सीडेंट में, ट्रॉमा में अगर किसी को चोट लग गई है, खुदा न खास्ता कमर का प्रॉब्लम हो गया है, क्या उसके लिए भी ये प्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल होता है और उनको ऑप्ट करना चाहिए? जी, हम बिल्कुल हेल्प करते हैं इसमें, स्पेशली जब हमें पता हो कि हम हमारी डोमेन में कितना हम उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर होगा तो डेफिनेटली हमें एक मल्टी टीम डिसिप्लिनरी वर्क चाहिए होगा, जिसमें सर्जन, फिजिशियन, अगर हमसे रिलेटेड होगा तो हम डेफिनेटली उसको 100% हेल्प करते हैं। जी, और ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का मामला होता है, वो चाहे फ्रैक्चर है, कमर में चोट लग गई है या कोई भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, फिर अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि क्या माजूरी खुदा न खास्ता अगर आपको किसी चीज़ की है, किसी किस्म की है, तो क्या इसमें ये हेल्प कर सकती है? माजूरी में हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी किस हद तक हेल्प कर सकते हैं। अगर तो ब्रेन की डीजनरेशन हो चुकी है जी, और उसमें हमारी हेल्प किस हद तक है, ये लिमिटेशंस आ जाती हैं यहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये बड़ी रेयर डिजीज़ है, अब इसमें हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, उनके मसल्स को हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग लाइफ में हम उनको असिस्ट कर सकते हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड केस टू केस कि हम कहाँ कितनी हेल्प कर सकते हैं। बट येस, वी कैन हेल्प यू इन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। आपकी कोई भी एज हो, आपको मस्कुलोस्केलेटन कोई प्रॉब्लम हो, आपको रीढ़ की हड्डी का कोई मसला हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। और इसके लिए फिर आपको मेडिसिन छूट जाती हैं आपकी और आप बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, ऐसा भी है, वो चाहे जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम हो या कमर के दर्द का प्रॉब्लम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि मसल, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं वेन चढ़ गई है, बल पड़ गया है, शोल्डर के ऊपर बल पड़ गया है और वो ठीक नहीं हो पा रहा होता, तो क्या उसके लिए भी एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर में भी करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। घर में आप कुछ जेंटल मसाज कीजिए, टकोर कीजिए। अगर तो आपको कहीं कोई फील हो रहा है कि नॉट बन गई है, थोड़ी सी अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हेल्प हो पा रही तो फिर हम मौजूद हैं हमारे। लेकिन किसी अनाड़ी को मत कहिए कि आपके प्रेशर पॉइंट्स को ना गलत जगह से दबा दें। मतलब ऐसे अक्सर डॉक्टर साहब ये भी होता है कि हम ऑनलाइन देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर कुछ चीज़ें, नहीं, और वो फिर घर इसमें पे मैं प्रैक्टिस थोड़ा करना सा शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स को ऐड करूँगा कि हर चीज़ जो आप यूट्यूब से देख रहे होते हैं हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि हमारे पास गूगल में, यूट्यूब में एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है और ये केस स्टडीज़ को स्टडी करके तो एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन डाली जाती है हमें एजुकेट करने के लिए, वो हमारी ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं होती। तो इस मामले में हमेशा केयरफुल रहे। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूँ। माय हस्बैंड वाज वाचिंग वन वीडियो जिसमें गर्दन के ऊपर हाथ डाल के आपको प्रेस करना था, एंड ही डिड दैट टू मी, और मुझे लगा मेरी गर्दन टूट जाएगी बिकॉज ही वाज नॉट एन एक्सपर्ट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हमें हर चीज़, डू नॉट ट्राई एवरीथिंग एट होम, देयर आर एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स फॉर अ रीज़न। मतलब वही चीज़ अगर फ्रोजन शोल्डर में आप और आपकी टीम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हैं,
लेकिन घर पे बैठ के अगर मेरे हस्बैंड ट्राई करेंगे तो एक्चुअली गर्दन टूट भी सकती है। ये अक्सर ऐसे भी देखने में आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि आप देख के खुद एक्सरसाइजेस करना शुरू कर मैं दें। बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है ना यूट्यूब से या गूगल से देख के कुछ भी आप खुद से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने यूट्यूब पे ये एक्सरसाइज देखी और मैंने करना शुरू कर हाँ जी, और बाद में पता चलता है जी वो तो मसल स्प्रेन हो गया है, या जिसको हम कहते हैं कमर में चुक पड़ गई है। हाँ। या फिर हम देखते हैं कि सम टाइम्स लोगों की डिस्क भी बल्ज हो जाती है और फिर उसको आप रिवर्स करते हैं। Yes. और ये कितने % चांसेस होता है कि ये बेहतरी की तरफ वापस आ जाता है? ये हम डिस्क की जब MRI देखते हैं ना कमर की, उसमें हमें पता चलता है कि हम कितने % उनको कौन सी डिस्क बल्ज है और कितनी हम रिवाइव कर सकते ठीक है। हैं। इसमें 80% चांसेस होते हैं कि हम हेल्पफुल कर सकते हैं। अगर डिस्क बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड करके आपके हराम मगज़ को दबा रही है तो फिर उस केस में हमें सर्जन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बट इट डिपेंड्स, हर पेशेंट सर्जरी का पेशेंट नहीं होता। बिल्कुल, और ये केस टू केस वेरी भी करता है। अगर आपकी स्पाइन को वो नहीं दबा रहे और खुदा न खास्ता खतरा नहीं है कि आप पैरालाइज हो सकते हैं, तो फिर आप एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी और क्रिप्टो ट्रीटमेंट, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि ये ज़रूर एक आम इंसान को भी ये ट्राई करनी चाहिए। मैं यही पूछने वाली थी। उससे आपके मसल रिलैक्स होंगे, स्पाइन अलाइन होगी, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग बेहतर होगी, आप बेहतर पोस्चर में बैठ सकेंगे, एनर्जाइज्ड फील करेंगे। और फिर आपको कि मुझे अपेरेंटली अगर कोई पेन नहीं है और मैं आपके पास आती हूँ फॉर अ सेशन, तो क्या मैं एक्टिव फील करूंगी? जी बिल्कुल, वो इसलिए कि आपकी स्पाइन तो हर वक्त यूज हो रही होती है, तो स्पाइन को भी तो कुछ न कुछ हद तक ट्रीटमेंट्स चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बॉडी होगी तो आप मेंटली भी हेल्दी होंगे, तो बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी ये सॉर्ट आउट कर देते हैं। स्पेशली जब हम नेक की ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो इसमें एक आम इंसान भी कहता है कि ओह डॉक्टर साहब आई एम फीलिंग लाइक अ न्यू मैन। मुझे याद है आपने एक दफ़ा मेरे सामने मेरे को एंकर को सिर्फ एक झलक दिखाई थी एंड यू वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैं एक्चुअली बड़ा लाइट फील कर रहा हूँ। एंड आई थिंक एवरी नाउ एंड देन हमें इस तरह की चीज़ें अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए, जो मेडिकली ना सिर्फ अप्रूव्ड हैं बल्कि बेतहाशा लोगों में मकबूल भी हो रही है और लोग इसको ऑप्ट भी कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि मेडिसिन खाते रहें हर वक्त, हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद डॉक्टर के चक्कर लगाते रहें, व्हाई नॉट गो फॉर अ ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है विदाउट मेडिसिन और आपकी हेल्थ को इंटैक्ट रखता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन, और इतनी ढेर सारी टिप्स आपने लोगों को बताई हैं। आई एम श्योर आपको ज़रूर हेल्प करेंगी ये, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप डॉक्टर साहब के पास भी जा सकते हैं। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ नाज़िम, जहाँ पे हम बहुत सी बीमारियों को डिस्कस कर रहे होते हैं जो बड़ी कॉमनली और तेज़ी से फैलती चली जा रही हैं, वो चाहे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, ऐसी एक प्रॉब्लम जो इतनी तेज़ी से गुज़श्ता कुछ सालों से फैल रही है कि यंग एज को भी मुतासर कर रही है, और वो है यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड होना। यूरिक एसिड होना, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप इनसे अवॉइड कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर ये इतना खतरनाक हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी बात आ जाती है, और प्रिवेंशंस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर हेल्थ। इस पर हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें यूरिक एसिड हाई होने में या यूरिक एसिड ना चाहने में आपको लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एंड आई एम श्योर वो आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएंगी जो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम सीमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि शायद यूरिक एसिड बड़ा निगलेक्ट होता है क्योंकि उस तरह से लोगों को ऑब्वियस नहीं हो पाता कि उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके, और इसको हम कैसे अपनी डाइट के जरिए कंट्रोल? अच्छा सीमल, मैं हमेशा कहती हूँ कि डायबिटीज़ और यूरिक एसिड में आपके पास ये चीज़ थोड़ी सी कॉमन है कि काफ़ी टाइम गुजर जाता है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होते हैं और आपको पता नहीं चलता। और अक्सर इसी तरह डायबिटीज़ में भी यही होता है कि 10 से 15 साल लोग प्री डायबिटिक रहते हैं और उनका HbA1c नॉर्मल रहता है। ये हकीकत है, तो आपको पता ही नहीं लगता इतने साल के आप इस बीमारी में मुब्तला हैं और आप मुब्तला होते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास जो डायबिटीज़ है और जो आपके पास यूरिक एसिड ज़्यादा होना है, ये दोनों सोजिश जिस्म में ज़्यादा होने से एसोसिएटेड हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ये साइंस एंड सिम्टम्स मंदरजा झेल आना शुरू हो गए हैं जिसमें आपकी बॉडी में सोजिश ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। और अपना ब्लड प्रोफाइल करा लेना, अपना यूरिक एसिड प्रोफाइल करा लेना, HbA1c करा लेना, ब्लड टेस्ट करा लेना, इसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जब आपकी बॉडी में सोजिश की कंडीशन ज़्यादा होती है ना, किसी भी पार्ट की, अगर हम इस वक्त यूरिक एसिड की बात करें, हाइपर यूरिसीमिया की बात कर रहे हैं, तो आपको
थकावट रहती है, आपके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब्ड होती है और आपके मूड स्विंग्स भी शुरू हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैं बेयर कर रही हूँ ये मूड स्विंग्स क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये एग्जैक्टली, यू टोल्ड मी बिफोर द सेगमेंट स्टार्टेड। और उसके अलावा ये होता है कि आपके पास आपकी नींद भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, भूख भी आपके पास डिस्टर्ब होती है। जब ये सिम्टम्स हो बॉडी में, इसका मतलब है कि जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, इन्फ्लेमेशन, सोजिश करने वाले रिएक्शन है, वो जिस्म में हावी हो गए हैं और आपको खुद को चेक कराना है। अच्छा, और अगर इसके जो आपके पास ऑब्वियस सिम्टम्स हैं, क्योंकि यूरिक एसिड आपके पास होते हैं, साइंस में उसको कहा जाता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स हमारे पास, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि पैरों में और उंगलियों में क्यों जमा होना शुरू होते हैं। हमारे पास चीज जमती कहाँ पर है सीमल? जहाँ ठंड होती है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है। पेरिफ्रीज में आपके पास, पेरिफ्री कहते हैं इंसानी जिस्म में उंगलियों को, ठीक है, और पैरों की और हाथों की सबसे ठंडे टेम्परेचर वाला हिस्सा हमारे पास जो होती हैं वो पैरों के उंगलियां, खास करके अंगूठे होते हैं। इस वजह से अगर आपको अर्ली मैनिफेस्टेशन आती है कि आपके पैर का बड़ा अंगूठा जो है वो सूज जाता है, और इस कंडीशन को आप कहते हैं टोफस, टोफाई, TOPHI। अगर टोफाई अपेयर हो गया, अभी आप डिस्कस किसी का मुझसे कर रही थी, ठीक है, इसका मतलब है अगर ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल भी है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है और अब आपको उसकी एहतियात की तरफ आना है। एक और बात भी सीमल ये बताना चाहूंगी कि मर्दों में हाइपर यूरिसीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जेनेटिकली वो प्रीडिस्पोज्ड है, उनको जल्दी होता है। डॉक्टर साहब, क्या चीजें अवॉइड करनी है? सबसे पहले तो ये बता दें कि खाने से बिल्कुल निकाल देना। अच्छा, मेरे पास जब लोग आते हैं अक्सर वो गो यूरिक और मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो यूरिक एसिड है ना वो बनना थोड़ा आपके पास कम हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, लोग 2 से 3 महीने के ट्रीटमेंट पे रहते हैं और उसके बाद उनको जरूरत नहीं रहती। इसका सारा ट्रीटमेंट आपके पास डाइट से हो सकता है, परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि जो यूरिक एसिड है वो जिस्म में प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, और प्रोटीन हमारे पास एनिमल सोर्सेज से ज्यादा होती है, तो आपने एनिमल प्रोटीन को क्विट करना है। वो लोग रेड मीट तो बिल्कुल क्विट करना है। इवन कि आप लीन मीट को भी फॉर द टाइम बीइंग क्विट कर दें। अगर आपके लेवल 6 से ऊपर हैं, आप चिकन, फिश, मीट सब कुछ छोड़ दें 1 से 1.5 महीने के लिए। प्लीज प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर आप चले जाएं, और उस प्लांट बेस्ड डाइट में भी सीमल आपने दालों का इस्तेमाल कम रखना है, क्योंकि अगेन 100 ग्राम ऑफ दाल, हमने एक बार बात की थी, इट इज 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन। वो जिस्म में आपके पास यूरिक एसिड बनाएगी। डाइट में प्रोटीन्स कम कर देनी है, बिल्कुल प्रोटीन्स कम कर देनी है, वो मीट की मद में हो, वो चिकन की मद में और हो, आपने डेयरी में अपने पास दही भी कम कर देनी है। अब आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, और सब्जियों में कोशिश करें कद्दू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, आपके पास जो माड़ू की सब्जी है, इन चीजों का आप इस्तेमाल कंपैरेटिवली ज्यादा करें। तो ये अगर आप 1 महीने के इस तरह के एलिमिनेशन प्लान पे रहते हैं, और नंबर 1 पानी बहुत ज्यादा पिएं। अक्सर लोग जब अपने आप को हाइड्रेट करना शुरू करते हैं ना सीमल, दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं दे स्टार्ट गेटिंग एक्सक्रीटेड, और वो डिसॉल्व भी होना शुरू हो जाते हैं और एक्सक्रीट भी होना शुरू हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं क्लियर करूंगी कि लोग समझते हैं कि जो नींबू है इट इज एन एसिडिक फूड, और क्योंकि लाइम वाटर के बारे में बार-बार कहा जाता है कि पानी में नींबू निचोड़ लें और वो पी लें, और वो बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले नाज़रीन को बताना चाहूंगी, नींबू इज द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन प्लेनेट। अगर आपने तेजाबियत कम करनी हो तो सबसे ज्यादा जो कारामत खाना है दुनिया में वो आपके पास नींबू ही है। आपने खाली पेट नींबू पानी जरूर लेना है। अगर आपको हाइपरयूरिक, बिल्कुल खाली पेट लेना है। ये आपके बॉडी के पीएच को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपके पास मैं एक और सवाल भी पूछ लूं, चूंकि आपने एसिडिक की बात की, तो जो स्टमक एसिडिटी होती है या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम जिनको होता है, वो भी लाइम वाटर ले सकते हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों में ना, कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है बड़े डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, उनको माफिक आता है। माफिक ही आपके पास एक कॉमन लेमन टर्म है, और कुछ लोगों को ये माफिक नहीं आता है। जिन लोगों को सूट नहीं कर रहा है वो नींबू पानी ना लें। इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन पूछा तो मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर दूं कि एप्पल साइडर विनेगर कुछ लोगों में स्टमक की तेजाबियत को बहुत ज्यादा मदद करता है, और एप्पल साइडर विनेगर कुछ लोगों में प्रॉब्लम करता है। अब मदद किन लोगों में करता है? यूरिक एसिड में मदद करता है एप्पल साइडर विनेगर। आपकी बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है, और अगर आपकी स्टमक की तेजाबियत इससे ट्रिगर नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं ट्रिगर होगी मैं आपको बताती हूँ, तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं। खाने को अच्छी तरह जज़ब करने में मदद करता है। तरीकेकार इसका ये है कि 30 मिनट आपने खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर के 1 टेबलस्पून को 150 मिलीलीटर नारियल पानी में, अगर नारियल पानी नहीं मिलता आप नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, आप उसको कंज्यूम कर लें। अब किन लोगों में ट्रिगर नहीं करता? कुछ लोगों में ना सीमल एसिडिटी आपके पास इस वजह से भी हो रही होती है कि स्टमक एनफ तेजाब बना
बना ही नहीं रहा होता कि वो खाने को डाइजेस्ट करे। अब जब वो लोग एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, खाने से पहले स्टमक सही अमाउंट ऑफ तेजाब बनाना शुरू कर देता है, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, उन लोगों में हेल्पफुल होता है। अब जिन लोगों में एसिडिटी ज्यादा होती है ना, वो अगर लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम करता है। तो ये बड़ा एक आसान तरीका है डिफरेंशियल डायग्नोसिस का भी, पता करने का भी, कि आपका स्टमक तेजाब ज्यादा बना रहा है दर हकीकत या आपका कम बना रहा है। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर सूट करता है, अब उस पर क्योंकि बात ही, और आप डायबिटिक हैं, आप एप्पल साइडर विनेगर लें, ये जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतरीन तरीके से आपके पास मैनेज करता है। इट इज अ गुड आइडिया। कितने फायदे हैं, मतलब डायबिटीज में भी आपको आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए, आर्थराइटिस के लिए, बहुत अच्छा, जो यूरिक एसिड की वजह से होता है उसके लिए भी हेल्प करेगा। डॉक्टर साहब, अगर जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ऑलरेडी है, डायग्नोस्ड है, क्या खाना नहीं है, क्या किस तरह से अवॉइड करना है, वो तो बेहतरीन हो गया। लेकिन अगर आपके स्वोलन एंकल्स हैं या टो आपका स्वेल कर गया है और क्रिस्टल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको कैसे हल करें, उनको कैसे उस वक्त इन दैट पर्टिकुलर टाइम क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अगर आपके क्रिस्टल्स वगैरह सब कुछ बन गए हैं, 1-1.5 महीने के लिए आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। आप मेडिसिन जो है वो शुरू कर सकते हैं और साथ ही आप डाइटरी थेरेपी भी स्टार्ट कर दें। डाइटरी थेरेपी जो है वो अपना असर 3 से 4 हफ्ते में मैक्सिमम, अगर आपकी थेरेपी ठीक हो रही है, वो दिखाना शुरू कर देगी। और उसके बाद आपके जो यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके जो फिजिशियन हैं और आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके मशवरे के साथ आप जो है वो उसको कम कर सकते हैं। डाइट में अच्छा, मटर का इस्तेमाल सब्जियों में मैं कहूँगी कि आप ना करें अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। मटर जो आपके पास वो बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रीन सब्जियां अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें ऑक्सीलेट, बिल्कुल पालक भी आ जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑक्सीलेट्स होते हैं। ऑक्सीलेट्स की भी अपनी टेंडेंसी होती है बॉडी में जाके क्रिस्टलाइज करने की। इससे मैंने आपको कहा था कि आप कद्दू खाएं, आप माड़ू खाएं, आप बैंगन खाएं, आप वो वाली सब्जियां खाएं कंपैरेटिवली जो ग्रीन नहीं है। फल आप खा सकते हैं, आप फल लें, आप फल का सैलेड्स ले सकते हैं, नट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन नट्स को कंपैरेटिवली थोड़ी कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें, ठीक है, क्योंकि नट्स भी प्रोटीन ही है, बट यू हैव टू टेक प्रोटीन फ्रॉम समवेयर। प्लांट बेस्ड मिल्क आप ले सकते हैं, एनिमल डेयरी मत लें। प्लांट बेस्ड मिल्क में आप ओट मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क और सोया मिल्क को प्लांट बेस्ड मिल्क में भी अवॉइड ही करें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने फ्रूट्स का जिक्र किया। नॉर्मली लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी एसिड, सिट्रस एसिड जो है वो मौजूद होता है, तो वो कहीं जाके मजीद इसको ख़राब तो नहीं कर देता? इसको किस तरह से अवॉइड करें? थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, यहाँ पे भी मैं ये बात करूँगी कि फ्रूट्स के अंदर जो एसिड मौजूद होता है दैट इज़ अ डिफरेंट एसिड, और जो यूरिक एसिड है वो आपके पास जिस्म में प्रोटीन जब टूटती है तो उसकी वजह से बनता है। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी हाइपर यूरिसीमिया की वजह से एक बायोकेमिकल इम्बैलेंस होता है, पूरी बॉडी को एसिडिटी की स्टेट में जाना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में जा रही है, फिर तो हम वो खाने अवॉइड करते हैं जिनमें आपके पास चाहे सिट्रिक एसिड भी हो, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी का पीएच ओवरऑल डिस्टर्ब नहीं है तो आप सिट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट्स हैं उसको ले सकते हैं, और दूसरे फ्रूट्स तो आप बिल्कुल ले भी सकते हैं। बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ गाउट और हाइपर यूरिसीमिया दैट यू हैव। और आपको रॉ फ्रूट लेना चाहिए या जूसेस की तरफ ज्यादा? जूसेस की तरफ तो कभी भी नहीं जाना चाहिए सीमल, आपको कभी भी, अनलेस एंड अंटिल खुदा ना खास्ता किसी को फीडिंग इशू नहीं है और कोई बर्न्स के पेशेंट नहीं है, जूसेस लेने की जरूरत नहीं है। उसका शुगर कंटेंट फ्रूट खाने में मतलब उसी तरह से। डॉक्टर साहब, एक मैसेज जो आप देना चाहें, ये आपका कैमरा है, ये लाहौरी आपको देख रहे हैं, और क्या मैसेज है आपका? मैं अपने प्यारे प्यारे लाहौरियों को, अपने बहन भाइयों को जो लोग खाने के बहुत शौकीन है, ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हर चीज़ को एतदाल में खाएंगे तो आपको बाद में इन परहेजों और इन सख्तियों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप डॉक्टर साहब जैसे स्मार्ट हो जाएंगे और सीमल जैसे भी स्मार्ट हो जाएंगे कि 2-2 महीने आप अपनी मजीद आप पसंद के लज़्ज़त छोड़ सकें। तो प्लीज़ एतदाल से सब कुछ खाएं ताकि आप हमेशा सब फ्लेवर्स एंजॉय कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, हमेशा की तरह आपने लोगों को ना सिर्फ एजुकेट किया बल्कि अवेयरनेस भी दे दी कि किस तरह से अपनी बॉडी को ट्रीट करना है ताकि अगर आप हेल्दी रहें तो आपके सारे काम जो हैं वो बेहतरीन तरीके से होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़न, विंटर शॉपिंग के साथ साथ जहां पर आप जूते लेने जा रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप हील्स ब्रांड के ऊपर ज़रूर जाएं, जिनकी तमाम न्यू कलेक्शन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। क्वालिटी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और एक ह्यूज वैरायटी जूतों की आपको अवेलेबल होगी। वो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, या उनकी वेबसाइट पर, या उनके डिफरेंट आउटलेट्स पर जाकर भी शॉपिंग कर सकते हैं। सो हैप्पी शॉपिंग। एंड जूतों के लिए क्वालिटी बड़ी मैटर करती है जी, कि वो आपके पाँव के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप हील्स पर जाएं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी और अपना सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव, और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा। फरीहा, आप किस मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त, वहाँ क्या सूरत हाल देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नेकनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन बाज़ार इंतज़ामिया जो है सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद कराने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि जो चीज़ों का म्यार है वो भी कुछ ख़ास नहीं है। इस वक्त मेरे पास कुछ सब्जियों के रेट मौजूद है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मिसालों की, जिसके बगैर कोई भी जो है हांडी नहीं बन सकती। इस वक्त मेरे पास जो प्याज की कीमत है सरकार की जानिब से जो मुकर्रर की गई है वो 35 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो प्याज है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की जो सरकारी रेट है वो 95 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो टमाटर है वो 120 से 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन देसी की जो सरकारी कीमत है वो 165 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन देसी है 180 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना सरकारी रेट 280, लेकिन ओपन मार्केट में 320 से 330 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अदरक चाइना का है उसकी कीमत जो सरकारी रेट है वो 315 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 340 से 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो जो आलू की सरकारी रेट सरकार की जानिब से मुकर्रर किया गया है वो 57 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो आलू है वो 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी रेट 114 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर सरकारी रेट 37 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो फूल गोभी है उसकी सरकारी कीमत 27 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो फूल गोभी है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। करेले सरकारी रेट 93 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो शहरी है वो शदीद परेशान है। उनका कहना है कि चिकन और मटन पहले ही हमारी पहुंच से बहुत दूर थे, अब सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो दुकानदार है वो भी अपनी मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानियाँ। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करने के लिए कोई हिकमत अमली करे, ताकि जो गरीब आदमी है, जो मतवस्त तबका है, उसके वो 2 वक्त की रोटी खा सके। जी बहुत शुक्रिया फरीहा, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।